वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए यहाँ पर जो आपके लिए बैच लाया गया है, जिनमें आपके जो है कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये सारे मैथ के प्रश्न जो आपके पहले हुए एसएससी कांस्टेबल जीडी उसी पर आधारित जो है सारे प्रश्न होंगे। तो इस प्रश्न को जो आप अटेम्प्ट जरूर करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जो है मैं प्रश्नों पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी प्रश्नों को आप जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पर वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं। तो अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस महत्तम संख्या से 149, 247 और 622 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5, 7, 10 आए हैं। यानी कि कौन सी संख्या से 149 को भाग दे तो शेषफल 5 आए, और कौन सी संख्या को जब उसी संख्या से 247 को भाग दे तो शेषफल 7 आए, और 622 को भाग दे तो शेषफल 10 आए। तो मैं इसे जो आपको बाई ऑप्शन भी बताऊंगा और बेसिक तरीका से भी बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसे बाई ऑप्शन से किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले करेंगे, ये जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर दिख रहा है उस ये सारी संख्या से उसके रिमाइंडर को पहले ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बची हुई संख्या रहेगी वो उस संख्या के महत्तम से ऑलरेडी क्या होगी, कटेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर शेषफल को सभी संख्या से माइनस कर देंगे। तो 149 का शेषफल कितना बचता है, महत्तम से भाग देने पर 5 बचता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ही 5 माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 247 में 7 शेषफल बचता है, तो 247 में 7 माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 240। कितना आएगा आपका 240। फिर उसी तरीके से 622 में 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका 10 माइनस करने पर 612 आएगा। यानी कि यहाँ पर तीन संख्या हमें कौन प्राप्त हो गई, 144, 240 और 612 प्राप्त हुई है। तो अब क्या यहाँ पर इन तीनों का एचसीएफ हमें निकालना होगा। तो एचसीएफ नहीं निकालकर हमें क्या करेंगे, हम लोग इसे बाई ऑप्शन पहले चेक करेंगे। बाई ऑप्शन जो भी संख्या से 144, 240 और 612 कटेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, महत्तम यानी कि एचसीएफ होगी। तो क्या 10 से 144 कटेगी, नहीं कटेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। बी चेक करेंगे तो बी से जो 144 कटेगी 12 बार में, 240 भी कटेगी 20 बार में, और 612 भी कटेगी आपकी यहाँ पर 12, 25, 60 और 1, यानी कि कॉमन बार में कटेगी। यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी ऑप्शनों को भी चेक करेंगे, 18 से 144 कटेगी, 18 से 240 नहीं कटेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 8 से काट के देखेंगे तो 8 से आपका 144 तो कटेगी, 240 भी कटेगी, लेकिन आपका यहाँ पर 612 नहीं कटेगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिर्फ बी यानी कि 12 होगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन से बनाने का तरीका। लेकिन अगर बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक लेंगे। तो महत्तम समावर्तक का निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, जो दो छोटी संख्या दिख रही है उनका क्या निकालेंगे, अंतर यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। मैं यहाँ पर बेसिक तरीका से इसे नहीं बता रहा हूँ, इसे जो है ट्रिक वाइज हम लोग इसे जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो 144 और 240 का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना होगा, तो अंतर यहाँ पर 96 होगा। तो या तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ही इन तीनों संख्याओं का महत्तम होगा। अगर इन तीनों संख्याओं का महत्तम इसका अंतर नहीं होता है तो इसका महत्तम, इन तीनों संख्याओं का महत्तम वही होगा जो इस 96 का कोई एक फैक्टर होगा। क्या होगा, 96 का ही एक फैक्टर क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का महत्तम होगा। तो 96 का फैक्टर क्या होता है, 96 का फैक्टर तो 48 भी होगा, यानी कि 96 का गुणज जो है 48 भी होगा। तो 48 से तो 140 कटेगा, 240 भी, यानी कि 144 भी कटेगा, 240 भी कटेगा, लेकिन 612 नहीं कटेगा। 96 का एक गुणज 12 भी होता है। तो 12 से कौन सी संख्या कटेगी, 144 भी कटेगी, 240 भी कटेगी, 612 भी कटेगी, यानी कि तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये आपका हो गया क्या, एचसीएफ तरीके से बनाने का तरीका। अगर आप जो है एचसीएफ जो है बेसिक तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप कॉपी पर निकाल कर देख लीजिएगा, आपका एचसीएफ 12 ही आएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 8 विद्यार्थी के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। जब 60 किलोग्राम वजन के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से बदला जाता है तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है जब बोला गया कि जो छात्र छोड़ कर गए उनका वजन कितना था 60 किलो, जो छात्र उस यानी कि जो छात्र जो है छोड़कर उस 8 विद्यार्थियों को छोड़कर चले गए उनका वजन कितना था 60 केजी था। और जब नए छात्र आते हैं तो औसतन कितने की वृद्धि हो जाती है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे, टोटल 8 स्टूडेंट थे, तो कुल मिलाकर कितने केजी की वृद्धि हुई होगी। अगर औसतन 1 केजी की वृद्धि हुई है तो पूरे 8 स्टूडेंट का मिलाकर कितने केजी की वृद्धि हुई होगी, तो 8 इंटू 1 करेंगे यानी कि 8 केजी की वृद्धि हुई होगी। तो पहले जो है पुराना विद्यार्थी 60 केजी का था, नया विद्यार्थी आया तो औसतन जो है औसतन नहीं योग में क्या हुआ 8 केजी बढ़ गया, यानी कि इन्हीं दोनों का योग क्या होगा उस नए वाले स्टूडेंट का वजन यानी कि वेट होगा। तो कितना होगा 60 + 8 यानी कि 68 केजी क्या होगा उस नए वाले विद्यार्थी का वजन होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि 10 मैच में बनाए गए निम्नलिखित स्कोर का बहुलक यानी कि मॉड ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है, बहुलक यानी कि मॉड निकालने का तरीका होता है जो भी आपका यहाँ पर नंबर दिया गया है, जो भी यहाँ पर सारे नंबर दिए गए उनमें से उन नंबरों में से कौन सा नंबर को सबसे अधिक बार रिपीट यानी कि दोहराया गया है वही आपका क्या होगा बहुलक यानी कि मॉड होगा। तो सबसे पहले 236 को देखेंगे तो 236 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है ये आपका 236 नहीं। तो 236 कितने बार है, 236 कुल मिलाकर आपके 4 बार है। अब चेक करेंगे 312, तो 312 1 बार है यानी कि 312 आपका बहुलक नहीं हो सकता क्योंकि अधिकतम अभी तक कितने बार आया 4 बार आया, यानी कि आपका बहुलक 4 बार से अगर अधिक आएगा तब बहुलक कोई और संख्या हो सकती है। 301 चेक करेंगे, 301 1 बार, 2 बार है यानी कि 301 भी आपका नहीं हो सकता। 169 भी आपका कितने बार है, 1 बार है, और 222 भी आपका 1 बार है, यानी कि कोई भी जो है बाकी उसका बहुलक नहीं हो सकता। तो सबसे अधिक बार कौन सा नंबर है, तो 236 है, यानी कि इन सारे नंबरों में से बहुलक यानी कि मॉड कितना होगा, तो 236 होगी। कितनी होगी, 236 यानी कि 236 होगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि का 7 वर्षों में प्रति वर्ष 8% की दर से 7,056 रुपये का साधारण ब्याज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि यानी कि वह प्रिंसिपल यानी कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए कि क्या है। ये आपसे मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक साल में 8% का ब्याज लगता है। एक साल में कितने प्रतिशत ब्याज लगते हैं, 8% ब्याज। और टोटल कितने समय तक ब्याज लगते हैं, तो 7 साल तक ब्याज लगते हैं। तो अगर एक साल में 8% ब्याज लगता है तो 7 साल में कितने ब्याज लगेंगे कुल मिलाकर। अगर एक साल में 8% तो 7 साल में कुल मिलाकर 8 सते 56% ब्याज लगेगा। और 56% ब्याज का रुपये में कितना रुपया दिया गया है, 7,056 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 7,056 रुपया दिया गया है। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मूलधन यानी कि कोई भी राशि खुद में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी राशि खुद में 100% होती है। तो 56% का वैल्यू दिया हुआ है, हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर 8 से काटेंगे तो 8 सते 56, 8 से यहाँ पर 64, 8 64, 8 दूनी 16, 7 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7 1, 7 दूनी 14, 7 6 42, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 126 रुपये। कितना आ गया, 126 रुपये। हमें 100% का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 126 में 100 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
12,600 रुपये, यानी कि वह धनराशि, वह राशि कितनी है, तो 12,600 रुपये है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 8,000 रुपये 3 वर्षों में 10,648 रुपये हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको रेट बराबर, रेट निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए हम लोग करेंगे अमाउंट बाई प्रिंसिपल। क्या होता है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन बटा मूलधन करेंगे। और जितना आपका वर्ष है, जितना आपका समय दिया गया, जैसे कि 3 वर्ष है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब रूट बना देंगे। क्या बना देंगे, क्यूब रूट बना देंगे। और 2 साल रहता तो अंडर रूट बनाते, 3 साल है तो क्यूब रूट बना रहे, अगर 4 साल रहता तो फोर्थ रूट बनाते, 5 साल रहता तो फिफ्थ रूट बनाते। इस तरीके से इस मैथ को हल किया जाता है। तो यहाँ पर 3 साल था तो हम लोगों ने क्या किया, क्यूब रूट बनाया। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्यूब रूट आपका रहेगा, आपका मिश्र धन जो है कितना है, 10,648 रुपये है, और मूलधन कितना है, 8,000 रुपये है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 8 से कट रहा है तो काट देंगे, 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, नीचे 1,000 बार में, और ऊपर आपका कितना बार में चला जाएगा, 8 1 2 8 या 24 2 8 या 24 1। तो यहाँ पर जब क्यूब रूट को, यानी कि 1331 को क्यूब रूट से बाहर लाएंगे तो 1331 किस संख्या का क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब होता है। किस संख्या का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। किस संख्या का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। 11 11 11 121, 121 इंटू 11 1331 होती है। और 1,000 किसका क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब होता है। यानी कि यहाँ पर से क्या निकल गया कि एक साल में, यहाँ पर से क्या निकल गया कि एक साल में कोई 10 यूनिट की राशि पर, 10 यूनिट की राशि से एक साल में कितना हो जाता है, 11 यूनिट हो जाती है। यानी कि कोई राशि 10 एक साल में, कोई राशि एक साल में 10 यूनिट से कोई राशि 11 यूनिट हो जाती है। यानी कि ब्याज कितना लग रहा है, 1 यूनिट। कितने राशि पर, 10 यूनिट की राशि पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें रेट किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए। तो परसेंट में वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, 10%, यानी कि 10% आएगा। तो आपका रेट कितना आ गया, 10%। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्ताकार शंकु का अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास यानी कि आपका क्या दिया गया, त्रिज्या दिया गया, यानी कि रेडियस दिया गया। तो अर्ध व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4:7 है। अगर उसका आयतन 1008 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या दिया गया, यहाँ पर जो है रेशियो में 4x या 7x मान लेंगे ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो बनाने में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्ताकार शंकु के आयतन का यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा, शंकु का ये आयतन का फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या, अर्धव्यास को क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितनी है, 4x है। 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा। इंटू एच यानी कि ऊंचाई कितनी है, तो 7x है। तो इंटू क्या हो जाएगा आपका 7x। और कुल आयतन कितना दिया गया है, यहाँ पर 1008 पाई दिया गया है। कितना दिया गया, 1008 पाई, यानी कि 22/7 पहले क्या था, पाई ही था। तो 22/7 और पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हल करेंगे बाकी अब सारा। तो यहाँ पर आपका 16 सत्य कितना होता है, 112। 112 आपका 9 बार में चला जाएगा। कितने बार में, 9 बार में चला जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा। बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पर 3 है और 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्योंकि यश क्यूब है तो क्यूब से आ जाकर इधर क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब रूट, यानी कि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। 3 3 होती है 27 होता है। तो यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निश्चित त्रिज्या निकाल सकते हैं और निश्चित ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अगर त्रिज्या 4x है तो निश्चित त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगर यक्स का वैल्यू कितना है, यक्स का वैल्यू 3 है। यक्स का वैल्यू कितना है, 3 है।
तो निश्चित जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, और निश्चित ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर x का वैल्यू 3 है तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई, 21 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है आपकी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि शंकु में जो है इसे आपकी तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, यानी कि स्लांट हाइट इसे कहा जाता है। जैसे कि ये आपकी शंकु बन गई, तो ये जो है आपका, ये तो रेडियस होता है, ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। स्लांट हाइट जो है इसे कहा जाता है, यानी कि इसे जो है क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट कहा जाता है। इसे जो है यल से भी डिनोट किया जाता है। तो इसी की आपकी क्या पूछी जा रही है, लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है हमें ऊंचाई कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या जो है हल करने पर कितना आया, 12। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 5, 4 4 8, 4 1 5, यानी कि √585 होगा। तो ये जो यल का वैल्यू क्या आएगा, लगभग अप्रॉक्स में वैल्यू आएगा, किस में आएगा, लगभग अप्रॉक्स में आपका वैल्यू आएगा। तो अप्रॉक्स जो है 585 के नज़दीक का कौन सा स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। यानी कि इस अंडर रूट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका कौन से ऑप्शन में 24 पॉइंट समथिंग है, तो ना ही ऑप्शन नंबर बी में है, ना सी में है, ना डी में। एकमात्र आपका ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 24.18 है। तो आपको जो है यहाँ पर अंडर रूट तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे कि 24 पॉइंट समथिंग कौन से ऑप्शन में, तो 24 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 24.18 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठोस अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर का आयतन कितना है, तो 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोला यानी कि सेमी स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है फार्मूला, आप ये हमेशा याद रखिएगा, किसी अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो क्या यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं, इस अर्धगोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर 2/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू आपका क्या हो जाएगा आर क्यूब बराबर टोटल आयतन कितना दिया गया है, 19,404 दिया गया। तो क्या करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 1 88 में, तो आपका हुआ 84, तो 11 7 77, 77 तो 4 3 7, 11 6 66, 4 11 6 44, 2 दूनी 4 आपका यहाँ पर हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 6 16, 4 6 16 1, यानी कि आर क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा, 441 इंटू 21 हो जाएगा। 441 किसका होता है, 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि 21 का स्क्वायर इंटू 21 क्या हो जाएगा आपका, 21 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई इस गोले का, अर्धगोले का, 21 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या नहीं पूछा जा रहा, आपसे कुल सतह क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्धगोला का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल सतह क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है फार्मूला, अर्धगोला का यानी कि सेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7, आर आपकी कितनी आ गई, 21 आ गए। तो क्या करेंगे, 21 इंटू 21 करेंगे, हल करेंगे यहाँ पर, तो 7 या 21। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, गुना करके देख लेंगे, आपका कितना आएगा, 21 तिया 63, 63 तिया आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, यानी कि 189 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 22 करेंगे। तो यहाँ पर आपका गुना करने पर कितना आएगा, 22 नमा आपका कितना हो जाएगा, 198, यानी कि 8 हाथ में कितना बचा, 19 बचा। 22 हटी आपका कितना हो जाएगा, 176, 176 और 19 आपका कितना हो जाएगा, 176 और 19 आपका हो जाएगा, 176 और 19 आपका 195 होगा। कितना होगा, 195 होगा, यानी कि 5 यहाँ पर आपका कितना बचा, 19, यानी कि 22 और 19 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 और 19 आपका 41 हो जाएगा।
यानी कि आपका जो है इस अर्धगोला का कुल सतह क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस अर्धगोले का कुल सतह क्षेत्रफल आएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का यानी कि इस रेक्टेंगल का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दिया क्या गया, क्षेत्रफल दिया गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें निकालना है यानी कि 20 से डिनोट कर देते हैं। टोटल एरिया कितना दिया गया है 42। यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई निकल जाएगा। 7 से 42 काटेंगे कितना बार में जाएगा, 6 बार में। यानी कि हमें यहाँ पर से पता चल गई क्या, आयत की चौड़ाई पता चल गई। तो परिमाप निकालने का क्या फार्मूला होता है, आयत के परिमाप निकालने का फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, लंबाई आपकी पहले दी गई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आई 6 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, क्या बोला गया कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको जब विकर्ण दिया हुआ रहे और एरिया पूछे तो एरिया का यानी कि वर्ग की, जब आपका विकर्ण यानी कि डायगोनल दिया हुआ रहे और आपसे एरिया पूछे तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ रहे वर्ग का, तब क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 1600 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि किसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। किसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, यदि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 24 है, तब इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणज यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणज के बराबर होती है। यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणज किसके बराबर होती है, उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम और उन दोनों संख्याओं का महत्तम के गुणज के बराबर होती है। तो यहाँ पर दिया गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 96, यानी कि पहला और दूसरा संख्या का गुणज कितना दिया गया 96, और उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम कितना है 24। आपसे पूछा क्या जा रहा है, महत्तम यानी कि एचसीएफ पूछा जा रहा है। हल करेंगे आपका एचसीएफ आ जाएगा, 24 को काटेंगे 96 यानी कि 96 को 24 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 4 बार में। यानी कि यहाँ पर से आपका एचसीएफ यानी कि महत्तम आपका कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा तो 4 होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो है इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही गए हैं। तो ये जो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।